अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आवाज़ भी मेरी बाआसानी सुन पा रहे होंगे। आज फिर हम दोबारा से अपनी उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं जिसे हमने कल रोका था। एमआई एक्सकवेटिव चैप्टर है 11वां, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसका हम जो सेकंड पोर्शन आप कह लीजिए चैप्टर का, जिसमें ज़्यादा सिस्टम से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन, सिस्टम से मुतल्लिक तफसीलात जो हैं वो मौजूद हैं, उनके ऊपर हम ज़रा बात कर रहे हैं। कल एक बुनियादी सी, बेसिक सी उसकी एक स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन मैंने आपके सामने प्रेज़ेंट की थी और कुछ चीज़ें आपको बताई थी इसमें कि भई डिफरेंट लेवल्स के ऊपर किस तरह से कौन-कौन सा कंपोनेंट जो है वो काम करता है। और एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत खुशी हुई कि बच्चे उसके ऊपर अच्छा डिबेट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज़ द डीएसएस। और जस्ट याद दहानी के लिए एक दफ़ा दोबारा से बता दूँ कि बेटे चूँकि डिसीजन मेकिंग जो है, आपने ना बातों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फैशन में ज़हन में रखना है कि नंबर 1 पहली बात कि डिसीजन मेकिंग हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होती है, चाहे ऑपरेशनल हो, चाहे टैक्टिकल हो, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, पहली बात। दूसरी बात इसी में से निकलेगी कि भाई अगर डिसीजन मेकिंग हर लेवल पे होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमें हर लेवल पे ही डिसीजन मेकिंग के हवाले से कुछ ना कुछ सहूलत मुहैया करने के लिए कोई कंपोनेंट जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो मिलना चाहिए। ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई हम कहते हैं कि जो डीएसएस है वो ऑपरेट करता है ऑन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है? तमाम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसमें मजीद हमने ये बात देखी थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक लेवल है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की एक डायरेक्शन डिफाइन करता है। ठीक है ना? नेविगेट करता है होल ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर कहीं वो डिसीजन गलत हो गया तो एज अ रिजल्ट टैक्टिकल मामलात गलत हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट ऑपरेशनल जो चीजें हैं वो भी कभी। सिंपल सी बेटा बात है, अगर आप बीज ही गलत डाल देंगे तो सही फल उगने की उम्मीद जो है वो रखना बेवकूफी होगी। तो हमने फिर उसमें मामला कुछ यूं किया था कि भाई वैसे तो डीएसएस तमाम लेवल्स पे यूज होता है, लेकिन एक डीएसएस ऐसा बनाओ जो स्पेसिफिकली टॉप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की नीड्स को पूरा करता हो। ठीक है ना? उनकी कुछ स्पेशलाइज्ड नीड्स हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन जो है वो समरी फॉर्म में चाहिए, इनफ्रीक्वेंट चाहिए और बाकी सारे जो मामलात हैं। हैंड बेटा जिन्होंने रेज किया है, मैं बस 1 मिनट आप हैंड रेज रहने दीजिएगा, मैं बस थोड़ा सा ये दोहरा लूं तो फिर मैं आपका क्वेश्चन पिक करता हूं। तो उसमें हमने बात की थी कि जी ईआईएस है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये भी डीएसएस, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया है हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज उनके डिसीजन होल ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है। फिर इसी तरह से हमने एक और डीएसएस डिजाइन किया। वो डीएसएस लाइक एनी अदर डीएसएस हर लेवल के ऊपर काम करेगा, ऑपरेशनल पे भी करेगा, टैक्टिकल पे भी करेगा, स्ट्रेटेजिक पे भी करेगा। लेकिन उसका बुनियादी जो मकसद है उसका, वो कहिए कि ह्यूमन जो एक्सपर्टीज है उसे रिप्लेस करना है। ठीक है? ह्यूमन एक्सपर्टीज, रीजन मैं कल भी बताई थी। ह्यूमन इनकंसिस्टेंट होते हैं, ह्यूमन से एरर हो जाता है, ह्यूमन जो है वो बायस्ड होते हैं, फ्रॉड्स भी कर सकते हैं। ठीक हो क्या? बाज मर्तबा अगर वॉल्यूम ऑफ डेटा या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा हो तो मैनेज करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज व्हाई हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम एक एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं और उस एक्सपर्ट सिस्टम का मकसद ह्यूमन एक्सपर्टीज को जहां जहां मुमकिन हो सके वहां रिप्लेस करना है। तो बेटे आप इसको डिफरेंट जगहों पे काम करता देख रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स की सूरत में, रोबोट्स की सूरत में। ठीक है? एंड सो ऑन। खास तौर पर
ये पैंडेमिक के जो दिन गुजरे हैं और जो लॉकडाउन्स वगैरह की सिचुएशन हमें एक देखनी पड़ी है, इसमें तो इस चीज के ऊपर लोगों का यकीन और ज्यादा बढ़ गया है कि भाई हमें कोई ह्यूमंस का रिप्लेसमेंट जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने कल की थी। इसमें एक छोटी सी चीज बेटा, मुख्तसर सी एक चीज बस और ऐड कर दूं कि बिल्कुल स्टार्ट में दोस्तों मैंने ना एक बात आप लोगों को समझाई थी कि देखें जो सिस्टम होते हैं ना, वो कंपोनेंट्स में आप उनको स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा इंफॉर्मेशन होल ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो है वो एक सिस्टम मौजूद है जिसे हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा, एंड देन वी फर्दर डिवाइडेड एंड स्प्लिटेड दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम इनटू फर्दर थ्री सिस्टम्स वी नो एज टीपीएस, एमआईएस एंड डीएसएस, एंड देन वी फर्दर डिवाइडेड द टीपीएस इनटू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड एचआर। और इवन आप जब बेटा एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि इस अकाउंटिंग और फाइनेंस के, मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूं, इस अकाउंटिंग और फाइनेंस के टीपीएस के अंदर भी मजीद कंपोनेंट्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे कि ये इस टीपीएस के मॉड्यूल्स हैं। और दोस्तों ये मॉड्यूल्स जो हैं ये परफॉर्म करेंगे डिफरेंट तरह के फंक्शंस। ठीक है, ये मॉड्यूल्स हैं और ये मॉड्यूल्स डिफरेंट तरह के परफॉर्म करेंगे फंक्शंस। इसी तरह बेटे जो एचआर का टीपीएस है उसमें भी मॉड्यूल्स होंगे और वो मॉड्यूल्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फंक्शंस। और इसी तरह आप किसी भी सिस्टम को, हम अब देखिए, अब एक तरतीब से अगर हम चलें तो हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिवाइड किया इनटू टीपीएस, एमआईएस और डीएसएस, फिर हमने टीपीएस को डिवाइड किया इनटू फाइनेंस और एचआर और फलां, और फिर हमने उसको मजीद डिवाइड किया इनटू मॉड्यूल्स। अच्छा, यहां एक और चीज ऐड करता जाऊं कि ये जो बेटे हम इसकी डिवीजन कर रहे हैं ना, ये जो इसकी हम डिवीजन कर रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये डिवीजन इनफाइनाइट नहीं होती, ये अप टू फाइनाइट लेवल, डिफाइंड लेवल होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते चले जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हम क्यों नहीं करते, ये सबसे ज्यादा समझने वाली और गौर करने वाली बात है। इसको हमने बेटे फाइनाइट क्यों रखा हुआ है, देखें दो रीजन है फाइनाइट की। बाज मर्तबा तो बेटा उस मॉड्यूल की या उस सब सिस्टम की फर्दर सब डिवीजन, उस मॉड्यूल की फर्दर सब डिवीजन बाज मर्तबा तो बेटे पॉसिबल नहीं होती, यानी उसको आप मजीद सब डिवाइड कर ही नहीं सकते। और जैसे बेटे देखे ना, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को आपने स्प्लिट किया डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट्स को आपने स्प्लिट किया टीम्स में, टीम्स को आपने स्प्लिट किया इंडिविजुअल्स में। अब बेटा इंडिविजुअल को मजीद स्प्लिट क्या करें, मतलब काट दें, आधा आधा इंडिविजुअल कर दें जी, आधा इंडिविजुअल जो सर और धड़ है वो सेल्स में भिजवा दें, टांगे जो है वो प्रोडक्शन में भिजवा दें। भाई मुमकिन नहीं है ऐसा ना, चमत्कार हम लोग अभी फिलहाल कर नहीं सकते। और दूसरी तरफ बेटे एक और रीजन देखिएगा, हम इसको फर्दर सब डिवाइड क्यों नहीं करते, कि फर्दर सब डिवीजन सम टाइम हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती, बेनिफिशियल नहीं। बाज मर्तबा तो सब डिवीजन मुमकिन ही नहीं होती, और बाज मर्तबा बेटे सब डिवीजन जो है उसका करने का, यानी अगर मैं उसको मजीद तोड़ लूं और फिर मजीद स्प्लिट करूं इनटू फर्दर सब सिस्टम और इनटू फर्दर सब सिस्टम, तो उसका मेरे बच्चे हमें कोई सच, उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और उसका बेनिफिट कम होगा। बिल्कुल शुरू में ही बेटे मैंने आपको समझाया था कि ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हमारा फोकस जो है वो रहता है उन चीजों के ऊपर जहां कॉस्ट कम से कम और मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आज मैंने एक छोटी सी, बिल्कुल एक मुख्तसर सी चीज इसके अंदर ऐड की है,
दो चीजें ऐड की हैं। एक तो मैंने ये बताया है कि बेटा जो टीपीएस है वो भी फर्दर डिवाइड हो जाएगा इनटू मॉड्यूल्स, और वो मॉड्यूल्स परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फंक्शंस। फिर मैंने समझाया कि बेटा ये जो आप डिवीजन देख रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम से सब सिस्टम, फिर उसके सब सिस्टम, फिर उसके सब सिस्टम, ये लामुतनाही इनफाइनाइट लेवल तक नहीं जाएगी, बल्कि इट वुड बी अप टू द फाइनाइट लेवल, डिफाइंड लेवल होंगे, वहां तक ही आप इसको स्प्लिट करेंगे। उससे ज्यादा स्प्लिट क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज बेटा उससे ज्यादा स्प्लिट करना बाज मर्तबा पॉसिबल नहीं होता, और बाज मर्तबा बेटे वो बेनिफिशियल नहीं होता। ठीक सर, ये हमारी आज तक की डिस्कशन है जो हम कर चुके हैं। अगर इसमें बेटे कोई क्वेश्चन है, कोई मसले मसाइल है, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि मैं उसे रिप्लाई करूं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। अगर कोई मेरे बच्चे यहां तक सवाल है। जी हमजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने क्या समझाया कि समझ नहीं आएगी, कनेक्टिविटी इशू था तो अभी ज्वाइन हुआ है बड़ी मुश्किल से, तो ये मॉड्यूल से आगे बता दें जरा, हाँ रिवाइज जी कर बेटा, दें को जरा। बता रहा हूं कि वो मॉड्यूल्स जो हैं, टीपीएस जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा मॉड्यूल्स में, और हर मॉड्यूल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक होगी बात? यस वो सर। इंशाल्लाह भी करवाता हूँ, मजीद डिस्कस करते हैं, हो जाएगा क्लियर, और क्लियर हो यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। जाएगा। वेलकम बेटा, वेलकम। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन बेटा इसमें? कोई और मेरे बच्चे यहां तक क्वेश्चन जल्दी जल्दी से देख लीजिए। अगर कोई सवाल है, अगर कोई मामला है जो जिसकी वजाहत होनी चाहिए, तो फरमा दीजिए ताकि मैं उसको क्लियर करूं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। बावजूद बेटा बार बार कहने के स्टिल कपल ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो उनसे रिक्वेस्ट है बेटा कि अपना नाम और रोल नंबर जो है वो अपडेट कर लें। अब ऐसे मैं पॉइंट आउट करूंगा तो मुनासिब नहीं लगता, खुद ही देख लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अपना नाम मेंशन नहीं किया, सॉरी नाम के साथ रोल नंबर मेंशन नहीं किया, वो प्लीज मेंशन कर दें। जी अली अब्दुल्ला, अली अब्दुल्ला, मैं पता नहीं गलती से फिर हैंड रेज हो गया होगा। चलें, बढ़ते हैं फिर आगे। अगर यहां तक बेटे कोई क्वेश्चन नहीं है, इन द मीन टाइम अगर होगा तो फिर दोबारा आप बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जरा हम चलते हैं थोड़ा सा अपने टेक्स्ट की तरफ, और ये मेरे बच्चे नोट्स में आपका पेज नंबर 242 है। जो अभी तक हमने पढ़ा है जरा जल्दी से उसके ऊपर एक नजर दौड़ा लेते हैं। नोट्स या स्टडी टेक्स्ट या जहां से भी बेटे आप पढ़ रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का टॉपिक जो है वो अपने सामने खोल लीजिएगा, और मैं पॉइंट आउट करता चला जाता हूं, और देखिएगा इंशाल्लाह चीजें बड़ी आसानी से आपको समझ आती जाएंगी, बिकॉज हमने पढ़ी हुई हैं। टीपीएस परफॉर्म्स रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेसेस रूटीन ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया बेटा, रूटीन ट्रांजैक्शन है। रूटीन क्यों कह रहे हैं? जैसा कि कल मैंने आपको समझाया था कि बेटे कुछ चीजें डेली बेसिस पे हो रही हैं, हम उसको वो उन चीजों ने डेली होना ही होना है, वो डेली की रूटीन है। कुछ चीजें बेटे ऐसी हैं जो वीकली की रूटीन है। ठीक है, अगर आप लोग अपने हवाले से भी बेटे सोचें, तो जैसे क्लासरूम में अटेंडेंस है, ये डेली की रूटीन है। अच्छा, फी का नोटिस जो है ये माइट बी 15 डेज के बाद की रूटीन हो। इसी तरह अगर आप घर में देखें तो बेटे यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो हर महीने की रूटीन है। अखबार वाले का बिल जो है वो हर महीने की रूटीन है। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो रूटीन ट्रांजैक्शंस को
अपने पास रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यहां एक चीज बेटा और जहन में रखिएगा, टीपीएस आउट ऑफ रूटीन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बना हुआ। ऐसी ट्रांजैक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले कभी नहीं हुई, पहले कभी नहीं हमने उसको देखा, या उस तरह का वो मामला को बिल्कुल नई सी चीज हो गई है, तो उसके लिए बाज मर्तबा बेटे आपको अपने सिस्टम में अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं। रूटीन में आम हम बात क्या करते हैं कि जनाब टीपीएस जो है वो बना हुआ है रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक होगी सर बात? टीपीएस आर द बेसिक बिजनेस सिस्टम। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिक क्यों है? बिकॉज बेटा यहां से डेटा की बुनियाद बनती है। हम इसे बेसिक क्यों कहते हैं कि यहां से डेटा की बुनियाद बनती है, और उसी डेटा को हम इंफॉर्मेशन में, और उस इंफॉर्मेशन को हम फर्दर डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, और ये ऑपरेट करता है ऑन ऑपरेशनल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन नीड इंफॉर्मेशन टू स्ट्रीमलाइन दीज डेली रूटीन टास्क। ठीक हो गया, रोजमर्रा के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, और उस सिस्टम को हम टीपीएस कहते हैं। टीपीएस हैज यूजर इंटरफेस। ये जो बेटे लफ्ज है ना यूजर इंटरफेस, इसको जरा थोड़ा सा एहतियात से समझिएगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसकी एक वजाहत जो है वो आपके सामने करूं और आपको एक्सप्लेन करूं कि ये जीयूआई का या यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए बेटा समझिएगा जरा, ये आपका सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, ये टीपीएस भी हो सकता है, ये एमआईएस भी हो सकता है, डीएसएस भी हो सकता है, कोई भी, और इसकी दूसरी तरफ मौजूद है बेटे यूजर। अब देखिए बिल्कुल सिंपल शक्ल में क्या होगा कि यूजर ने अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन की इनपुट देनी है, और सिस्टम ने यूजर को कुछ खास तरह की रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करनी है। अब देखिए बेटा हमारे यानी यूजर और सिस्टम जो है बाज मर्तबा इसकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। सिस्टम और यूजर की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। जैसे आप लोग बेटा बेसिक कंप्यूटर समझते हैं, बुनियादी कंप्यूटर जो है वो क्या है? वो है 0 और 1। करंट ऑन is denoted by 1 and current off is denoted by 0। लेकिन बेटा यूजर के लिए हर चीज को 01 01 01 में लिखना ना सिर्फ इम्पॉसिबल है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स तो इस चीज से वाकिफ भी नहीं है, और जो वाकिफ हैं अगर वो भी हर चीज 01 01 01 में लिखना शुरू कर दें तो बेटा ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम दरमियान में ना, आप ये कह लें कि इंटरमीडियरी, या एक दरमियान में हम एक और सिस्टम डिफाइन करते हैं। ये सिस्टम मेरा बच्चा करता क्या है? ये जो दरमियान में हमने सिस्टम डिफाइन किया है ये करता क्या है? ये बेटे यूजर की बातों का तर्जुमा करता जाता है सिस्टम की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, और सिस्टम की बातों का तर्जुमा करता चला जाता है यूजर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। इसे बेटे हम कहते हैं इंटरफेसिंग। वर्ड इंटरफेस जो है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। वर्ड इंटरफेस हम कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो बेटे कम्युनिकेशन में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, तो हम कहेंगे जी ये टू वे कम्युनिकेशन में हेल्पफुल साबित हो, तो हम इसे कहते हैं जी ये इंटरफेस है। और बेटे नॉर्मली ये इंटरफेस किसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाता है? ये मेरे बच्चे यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए। तो हम इसे नाम दे देते हैं ये यूजर इंटरफेस है। यूजर अपनी बातें कहता जाएगा, भाई मुझे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये फलानी फाइल प्रिंट कर दो, फलानी फाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा दो, फलानी फाइल डिलीट कर दो, फलानी फाइल कॉपी कर दो। यूजर इंटरफेस उन बातों का तर्जुमा
सिस्टम के लिए करता जाएगा और सिस्टम जो बातें कहेगा उनका वो तर्जुमा यूजर के लिए करता जाएगा। द होल प्रोसेस एम क्या है इसका कि यूजर को फैसिलिटेट किया जाए। अब बेटा पुराने जमाने में ना, पुराने जमाने में इसे हम कहते थे कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। हर काम के लिए, हर काम के लिए बेटे आपको एक कमांड देनी पड़ती थी। हर काम के लिए फाइल डिलीट करनी है, यू नीड अ कमांड। फाइल कॉपी करनी है, यू नीड टू लर्न अ कमांड। फाइल को बैकअप करना है, यू नीड अ कमांड। और इतनी सारी कमांड्स को बेटे याद रखना और उनको अप्लाई करना यूजर के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। रिसर्चर्स ने फिर बेटे क्या किया, उन्होंने कहा कि यार इन कमांड्स को ना हम रिप्लेस कर देते हैं आइकॉन्स के साथ। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कलर्स के साथ। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ग्राफिक्स के साथ। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं साउंड के साथ। इसे हम रिप्लेस कर देते हैं एनिमेशन के साथ। और इस सारे कॉम्बिनेशन को मिला के उन्होंने एक तीसरा लफ्ज बीच में ऐड कर दिया और इसे बेटे इन्होंने नाम दे दिया कि भाई अब आपको कमांड्स सीखने की जरूरत नहीं है। अब आपने सिर्फ स्क्रीन पे बने हुए ये जो ग्राफिक्स हैं, आइकॉन्स हैं, एनिमेशंस हैं, कलर्स हैं, आपने इनको यूज करना है। और बेटे उर्फे आम में हम इस यूजर इंटरफेस को जानते हैं विद द नेम एज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा मामला आपने करना है, बिल्कुल सिंपल सा मामला। ये एक यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस, इंटरफेस के मायने कम्युनिकेशन। भाई कौन कम्युनिकेट कर रहा है, सिस्टम और यूजर। अब ये देखें नॉर्मली ना ये जो सिस्टम इंटरफेसेस हैं, मैं एक सिंपल सी बेटे एग्जांपल देता हूं। ये आपकी बेटे कंप्यूटर स्क्रीन है। फॉर एग्जांपल बेटा आप एक अकाउंट्स का टीपीएस चला रहे हैं, अकाउंट्स का टीपीएस। तो बेटे उसमें अकाउंट्स के टीपीएस में जो यूजर इंटरफेस होगा, अच्छा बेटा मैं मिसाल के तौर पर अकाउंट्स लिख रहा हूं, ये एचआर भी हो सकता है, ये सेल भी हो सकता है, ये बाकी भी कोई हो सकते हैं। ठीक है, यूजर इंटरफेस होगा। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं भाई, स्क्रीन के ऊपर हम क्या बना देंगे, हम स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्म बना देंगे। फॉर्म जैसे बेटा आप लोग कॉलेज में आते हैं तो एडमिशन फॉर्म नहीं मिलता, इस तरह का हम स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्म बना देंगे। ये फॉर्म बेसिकली सर्व करेगा हमारे लिए एक यूजर इंटरफेस का। ये फॉर्म कैसा हो सकता है, छोटी सी एक मिसाल आपको बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये इधर ऊपर नुक्कर में डेट लिखी आ रही है, इधर ऊपर नुक्कर में टाइम लिखा आ रहा है। ठीक है, इधर बेटे लिखी आ रही है फॉर एग्जाम्पल जी अकाउंट कोड। इधर सामने लिखा आ रहा है जी अकाउंट नेम। इधर लिखी आ रही है जी डेबिट की अमाउंट, इधर लिखी आ रही है क्रेडिट की, और इनके नीचे बॉक्सेस बने हुए हैं। और इन बॉक्सेस के अंदर बेटे जिसको आप कहते हैं कर्सर, वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, कर्सर मौजूद है, ब्लिंक कर रहा है। इस पूरे के पूरे फॉर्म को, पूरे फॉर्म को मेरा बच्चा आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर। नीचे यहां पर एक बटन लिखा आ रहा है, उसके ऊपर ओके लिखा है, इधर एक बटन लिखा आ रहा है जिससे आप कैंसल। ठीक है, तो ये जो बेटे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये मेरे बच्चे इज अ यूजर इंटरफेस। अब यूजर ने जो कुछ लिखना है यूजर इसमें टाइप करता जाएगा, डेट लिख देगा, टाइम लिख देगा, अकाउंट कोड लिख देगा, डेबिट की अमाउंट लिख देगा, क्रेडिट की अमाउंट लिख देगा, ओके दबा देगा।
एक ट्रांजैक्शन फीड हो जाएगी, आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चले जाएंगे और इसी तरह एक एक करके आप सारी ट्रांजैक्शन इसके अंदर फीड कर देंगे। ओके होगी बात। तो यहां बेटा तीसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट में वो यही कह रहा है कि हर टीपीएस का, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो एचआर का हो, चाहे वो सेल्स का हो, ठीक है, हर टीपीएस का एक यूजर इंटरफेस होगा। नॉर्मली वो यूजर इंटरफेस जो है उसमें बेटे फॉर्म होता है और हर फॉर्म में फील्ड्स बनी हुई होती हैं। जैसे बेटे मैंने आपको दिखाया, डेट एक फील्ड है, टाइम एक फील्ड है, डेबिट अमाउंट एक फील्ड है, क्रेडिट अमाउंट एक फील्ड है, अकाउंट कोड एक फील्ड है। और इस फील्ड में यूजर क्या करता है, हर फील्ड में डेटा का इनपुट देता है। ठीक होगी सर बात। टीपीएस स्टोर्स एंड अरेंजेस डेटा इन द फॉर्मेट प्रोसेस्ड बाय अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इजीली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टीपीएस अपने डेटा को स्टोर और अरेंज इस तरह से करेगा ताकि जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं बेटे, दूसरे कौन से कंपोनेंट्स हैं, एमआईएस और डीएसएस, तो टीपीएस ने अपने डेटा को इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से रखना है कि बेटे एमआईएस उस डेटा को इजीली यूज कर सके और बहुत क्विकली उस डेटा को कन्वर्ट कर सके इनटू इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। मोर देन 90% of data for the information system are collected by टीपीएस। ठीक है, तकरीबन कोई 90% डेटा जो है। अब आप यहां फौरन हैरान हो जाएंगे कि सर जी अगर 90% डेटा टीपीएस से जाता है तो बाकी 10% कहां से आता है। इसका जवाब बेटा मैं फिलहाल नहीं दूंगा, इसका जवाब मैं आपको दूंगा जाके डीएसएस में, जहां मैं थोड़ा सा ना जब आपको सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो वहां जाके इसकी वजाहत करूंगा। आखिरी पॉइंट को बस फिलहाल सिर्फ पढ़ लीजिए कि ये 90% डेटा की जो, यानी मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट जो है बेटा डेटा की, वो किसके जरिए से होती है, दैट इज थ्रू द टीपीएस। दोबारा से सुन लें, रूटीन ट्रांजैक्शंस को, रूटीन सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए है, बेसिक सिस्टम है, डेटा कलेक्शन करता है और ऑपरेशनल लेवल पे काम करता है। हर टीपीएस के हर मॉड्यूल में, हर टीपीएस के हर मॉड्यूल में बेटे यूजर इंटरफेस होगा। यूजर इंटरफेस क्या करेगा, यूजर वहां से इनपुट भी देगा और यूजर को वहां से आउटपुट भी मिलेगी। टीपीएस क्या करेगा, डेटा को अरेंज करेगा एक ऐसी शक्ल में बेटे डेटा को अरेंज करेगा जो बाकी कंपोनेंट्स के लिए यूजफुल हो। देखिए आप गौर करें, आपके टीपीएस ने डेटा को ऐसे अरेंज किया कि अब एमआईएस उसे रीड ही नहीं कर पा रहा या एमआईएस को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा एमआईएस को प्रॉब्लम होगी, जितनी ज्यादा होगी एमआईएस की रिपोर्टिंग उतनी डिलेड होगी। एमआईएस की रिपोर्टिंग जितनी डिलेड होगी, एज अ रिजल्ट डीएसएस की डिसीजन मेकिंग उतनी डिले हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन में बेटे अननेसेसरी डिले तो हम किसी सूरत में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो वी वांट के टीपीएस इस तरह डेटा को बना के रखे ताकि उसको एमआईएस फौरी तौर पर प्रोसेस कर सके। फाइनली आई सेड कि जो 90% है, जो मेजॉरिटी ऑफ डेटा है, वो मूव करता है थ्रू टीपीएस। रेस्ट ऑफ द 10% कहां से आता है, वो इंशाल्लाह जब मैं डीएसएस पढ़ाऊंगा तो वहां एक्सप्लेन करूंगा। अपने पास थोड़ा अंडरलाइन कीजिएगा इस चीज को, क्योंकि पेपर में बेटे क्वेश्चन भी वो इसी तरह से ही पूछता है। दो लफ्ज अंडरलाइन करवा रहा हूं। एक बेटे अंडरलाइन कीजिए फंक्शंस, कि जो फाइनेंस और अकाउंट्स का टीपीएस है वो करता क्या क्या है। भाई वो बजट्स बनाता है, वो नॉमिनल लेजर बेटा जिसमें हम हिसाब किताब रखते हैं इनकम एक्सपेंसेस वगैरह का, इनवॉइसिंग भी करता है। ठीक है, आप जब दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, नॉर्मली उधार क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो बेटे आपको इनवॉइस दी जाती है। इनवॉइस पे क्या क्या लिखा होता है, डेट लिखी होती है, टाइम लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, आपका सीएनआईसी या एनटीएन नंबर लिखा हुआ होता है, आपने क्या चीज खरीदी है, कितनी खरीदी है, हर यूनिट की प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस कितनी है, डिस्काउंट कितना है, नेट पेमेंट कितनी है, क्रेडिट है, कब क्रेडिट, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें मेरे बच्चे इनवॉइस के ऊपर लिखी हुई होती हैं। दिन में आप बीसियों बार आप इनवॉइस लेते होंगे दुकानों से। और इसी तरह बेटे जो अकाउंटिंग है उसकी मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म करता है।
ये सारे बेटे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ये सारे फंक्शन, कौन से फंक्शन? बजटिंग करने के लिए, नॉमिनल लेजर को मेंटेन करने के लिए, इनवॉइसिंग करने के लिए, ये इसमें जो है कुछ बेटे मॉड्यूल्स होते हैं। टीपीएस में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। अब एक चीज का कौन-कौन सा मॉड्यूल होगा? नॉमिनल लेजर का मॉड्यूल क्या करेगा? नॉमिनल लेजर का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल जो हैं, इन दोनों को आप मिला के मे बी इनवॉइसिंग करेंगे, ठीक है? बजटिंग करेंगे। ट्रेजरी मैनेजमेंट बेटे अगर मुश्किल लगे तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए कैश मैनेजमेंट। अब मुझे माजरत के साथ पता नहीं है आप बच्चों में से कि कितने बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ट्रेजरी में बेटे सिर्फ कैश नहीं होता। आप लोग जब पढ़ेंगे या मे बी पढ़ लिया होगा तो हम एक टर्म यूज करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे बेटे प्राइस बॉन्ड है या शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, बेरर सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रैवलर चेक्स हैं, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। ऑल्दो वो कैश नहीं होते लेकिन बेटे तकरीबन तकरीबन वो कैश जितनी ही लिक्विड होती हैं। जैसे आप रेडीली कैश को यूज कर सकते हैं वैसे आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो कैश और उससे मिलती जुलती जो चीजें हैं उसको मैनेज करना बेटे कहलाता है ट्रेजरी मैनेजमेंट। अब एक बात का बेटा आपने ख्याल रखना है, ये दोनों जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट करवाए हैं, फंक्शन और मॉड्यूल्स, ये आपने जहन में रखने हैं क्योंकि पेपर में जो सवाल आ सकता है वो यूं आ सकता है कि वो आपसे पूछे कि जी व्हाट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टीपीएस, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है और उसके अंदर कौन-कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। तो बेटे आपने ये दोनों मेंशन कर देने हैं। इसी तरह से बेटे देखिएगा एचआर का भी है। एचआर वाले में भी बेटा इसी तरह से फंक्शंस होंगे। अच्छा एक चीज और देख लें यार, ये जो लफ्ज है ना पर्सनल, पर्सनल, ये बड़ा पुराना लफ्ज हो गया है। लफ्ज जो पर्सनल है बड़ा पुराना लफ्ज हो गया है। अब बेटा इसकी जगह जो नया लफ्ज है इसे हम कहते हैं एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। लोगों के लिए जो बेटे लफ्ज किसी जमाने में यूज हुआ करता था दैट वाज पर्सनल। अब छोड़ चुकी हैं किताबें, अब नहीं ये लफ्ज यूज होता, अब लफ्ज एचआर यूज होता है। तो बेटे जो ह्यूमंस हैं उनका रिकॉर्ड रखना। क्या क्या रिकॉर्ड रखते हैं आप ह्यूमन का? जब एक बंदा आपके पास मुलाजिम है, एम्प्लॉई है, तो आप उसका क्या क्या रिकॉर्ड रखते हैं? उसका नाम, उसका सीएनआईसी, उसका वाले साहब का नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका टेम्परेरी एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ब्लड ग्रुप, मे बी उसका उसकी नेशनैलिटी मे बी, और उसका डिपार्टमेंट, उसका डेजिग्नेशन, ठीक है, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जो आप उसके मुतालिक रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसको बेटे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? अच्छा नीचे थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये टू जो है ये एवं कहीं लिखा गया है, इसको क्रॉस कर दीजिए। उसको सैलरी कितनी मिलती है ये भी आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं बेटे? डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। ट्रैवलिंग का बेनिफिट मिलता है, मेडिकल का बेनिफिट मिलता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का बेनिफिट मिलता है। इसी तरह लेबर जो है, रिलेशंस जो हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इनके म्यूचुअल रिलेशंस क्या हैं, लिंक्स क्या हैं, एक बंदा दूसरे बंदे से कैसे कनेक्टेड है, और इसी तरह बेटे आप रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास उसकी ट्रेनिंग का भी। कौन-कौन सा काम आप इसको सिखा चुके हैं, कौन-कौन सा काम इसको मज़ीद सिखाना है। और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जैसा मैंने पहले कहा कि वी हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स। जैसे पेरोल का मॉड्यूल है, ये जो बेटे पेरोल का मॉड्यूल है, पेरोल ये 2 चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, 2 चीज़ों को। इसमें एम्प्लॉयी के सैलरीज और बेनिफिट्स रिकॉर्ड होते हैं नॉर्मली। सैलरीज एंड बेनिफिट्स, पेरोल, इसको मिला के सैलरी प्लस बेनिफिट्स को मिला के हम पेरोल कह देते हैं। एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, ये भी पेरोल का ही पार्ट है। रिकॉर्ड्स जो हैं वो पर्सनल रिकॉर्ड के साथ लिंक हो जाएंगे। और इसी तरह करियर पाथ सिस्टम, जिसे बेटे अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कहते हैं। और इससे बेटे मुराद क्या है कि जब कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो बेटे आप उसको गोल देते हैं, टारगेट देते हैं।
वो उन गोल्स और टारगेट्स को अचीव करता है, और जैसे जैसे बेटा वो अचीव करता जाता है, आप उसको उसके करियर में तरक्की देते रहते हैं। क्यों तरक्की देते रहते हैं? ताकि बेटा बंदा मोटिवेटेड रहे और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा ऑनेस्टी से और डिलीजेंटली काम जो है वो करे। तो इस चीज को बेटे हम अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। बाज मरतबा बेटे अगर उस बंदे से काम सही ना हो रहा हो, गलतियां कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। तो अप्रेजल पॉजिटिव भी हो सकती है जिसके नतीजे में उसको प्रमोशन मिले, या अप्रेजल बेटे नेगेटिव भी हो सकती है जिसके नतीजे में आप उसको ट्रेनिंग देंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे बच्चों ने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि टीपीएस जो है वो फर्दर डिवाइडेड हो जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, और उन कंपोनेंट्स के अंदर भी फर्दर मॉड्यूल्स मौजूद हैं, और वो मॉड्यूल्स जो हैं वो आपके लिए डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। आपके सिलेबस में उसने सिर्फ 2 टीपीएस की मिसालें दी हैं, फाइनेंस और अकाउंटिंग का टीपीएस, और उसके साथ बेटे उसने एग्जांपल दी है ह्यूमन रिसोर्स का टीपीएस। 1 से 2 मिनट के लिए मैं खामोश होने लगा हूं, 1 से 2 मिनट के लिए। आप लोग बेटे ये टीपीएस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीपीएस, इसके मॉड्यूल्स, इसके फंक्शंस, और इसी तरह बेटे एचआर का टीपीएस और इसके मॉड्यूल्स और इसके फंक्शंस जल्दी से पढ़ लें। और इसमें मेरे बच्चे अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए कि कोई पॉइंट जो आपको समझ ना आ रहा हो, जल्दी से मुझे बताइए, हैंड रेज कीजिए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूं। पहले इसको एक दफा जल्दी से रीड कर लें, और फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए ताकि मैं इसको एक्सप्लेन करूं।
जी मेरे बच्चे, उम्मीद है कि पढ़ लिया होगा। छोटी छोटी 2-4 लाइनें थी। यहां तक बेटे कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज, किसी पॉइंट पे कोई लफ्ज समझ नहीं आ रहा, कोई चीज का पता नहीं चल रहा, आप इसको बेहतर और बेहतर समझने के लिए जब आप इसको अंडरस्टैंड करने लगे तो इसको कुछ इस तरह से डिजाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ना उसका आइडिया बन जाए। जैसे बेटे देखें, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम स्प्लिट हुआ हुआ है 3 में, ठीक है, जिसे आप कह रहे हैं टीपीएस, जिसे आप कह रहे हैं एमआईएस और जिसे आप कह रहे हैं डीएसएस। ये टीपीएस जो है ये फर्दर में स्प्लिट हुआ हुआ है। आपको उसने सिर्फ 2 टाइप्स बताई हैं, एक फाइनेंस और अकाउंटिंग और दूसरा एचआर। ये फाइनेंस और अकाउंटिंग जो है ये फर्दर मॉड्यूल्स में स्प्लिटेड है, जिसमें आप कहें कि नॉमिनल का मॉड्यूल है, ट्रेजरी का मॉड्यूल है और बाकी सारे मॉड्यूल्स हैं। और ये मॉड्यूल्स आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट तरह के फंक्शंस। ठीक होगी सर बात? और इसी चीज को बेटे हम कह रहे हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं ओनली अप टू फाइनाइट लेवल। और रीजंस मैंने इसकी समझाई कि फाइनाइट तक क्यों इसको स्प्लिट करते हैं, बिकॉज बाज मर्तबा फाइनाइट से आगे जाके स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं होता, और बाज मर्तबा बेटे अगर पॉसिबल हो तो उसका हमें कोई फायदा नहीं। ये टीपीएस की हमारी डिस्कशन जो है वो मुकम्मल होती है। जरा थोड़ा सा इसके सवालों पे एक नजर दौड़ाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है और ये चीज आप लोगों को क्लियर है। फिलहाल तक कोई सवाल और नहीं है। तो ये बेटे ऑटम 2020 में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा प्रिपेयर किया है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई भी करना है और साथ बेटे उसकी थोड़ी सी वजाहत भी देनी है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन क्या चीज करनी है जी? द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ईच ऑफ द रिपोर्ट्स below and explain the level of business at which these reports will most likely be used. सबसे पहली बेटा जो रिपोर्ट है वो है डेली सेल्स ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सबसे पहली बात बेटा ऑपरेशनल लेवल का ये रिकॉर्ड है। हमें कैसे पता लगा बेटा ये ऑपरेशनल है? ये लफ्ज डेली से, रोजाना हमारी कितनी सेल हो रही है, रोजाना कितनी सेल्स की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, इसकी एक रिपोर्ट बनाना, उसको कंपाइल करना, देखना उसको। कंपाइल तो ये सेकंड लेवल पे, लेकिन इसका यूज जो है वो ऑपरेशनल लेवल में होगा। लफ्ज डेली हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑपरेशनल लेवल की है। और बेटा सिंपल एक बात देखिएगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व होगा। तो चूंकि बेटा आप ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये टीपीएस वर्कआउट करेगा। ठीक है, डेली जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स और रिपोर्ट्स वगैरह है इसको टीपीएस मैनेज करेगा। स्लो मूविंग इन्वेंट्री, स्लो मूविंग, जरा पहले बेटा इस लफ्ज को समझ लीजिएगा। स्लो मूविंग हम ऐसी इन्वेंट्री को कहते हैं जो आहिस्ता सेल हो रही हो, जिसकी सेल जो है वो इतनी क्विकली ना हो। हमारी बेटे कोशिश क्या होती है कि एक प्रोडक्ट बन के आ गई है, वो जितनी जल्दी सेल होगी हमारा रेवेन्यू भी उतनी जल्दी आएगा और प्रॉफिट भी उतना जल्दी आएगा। तो हम फिर कोशिश क्या करते हैं कि जो चीजें आहिस्ता बिक रही हैं, स्लो बिक रही हैं, कम बिक रही हैं, हम उसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें से एक बेटा बहुत मशहूर टेक्निक जो है दैट इज ऑफरिंग डिस्काउंट्स। ठीक है, अब हमने देखना है, हमने अपनी इन्वेंट्री में देखना है, अपने स्टॉक में देखना है कि कौन कौन सी चीज आहिस्ता आहिस्ता सेल हो रही है, किसकी चीज सेल जो है वो स्लो है, और हम कितना को डिस्काउंट ऑफर करें ताकि ये चीज जो है इसकी सेल बढ़ जाए, ये सेल क्विकली जो है वो होना शुरू हो जाए। तो अगेन मेरा बच्चा देखिएगा कि ये जो है ये हमारे पास फिर दोबारा उसी तरह से इन्वेंट्री लेवल कंट्रोल्स हैं, और ये इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ये बेटा टेक्टिकल लेवल के ऊपर यूज होंगे। टेक्टिकल लेवल के ऊपर एक प्लानिंग का डिसीजन है, प्लानिंग का
कौन से स्लो चल रहे हैं। नीचे बेटे जो ऑपरेशनल वाले हैं उन्होंने सिर्फ बता देना है कि भाई ये इतने दिन से पड़ी है, ये इतने दिन से पड़ी है, ये इतने दिन से पड़ी है। उसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो मेरे बच्चे आपके MIS वाले करेंगे कि अच्छा भाई ठीक है, फिर इस तरह करो कि इसको क्विकली सेल कर दो, सेल करने के लिए इतने % इसके ऊपर डिस्काउंट लगा दो। तो जो सेकंड वन है आपके पास, ये मेरे बच्चे स्लो मूविंग इन्वेंट्री जो है ये टैक्टिकल से रिलेट करती है, टैक्टिकल से, ठीक हो गया, शॉर्ट टर्म डिसीजन है एक। और फिर इसी तरह से बेटे देखिएगा द अवेलेबिलिटी जो है हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज फॉर कैपेसिटी प्लानिंग। ये देखें हम ऑर्गेनाइजेशन की एक कैपेसिटी प्लान करना चाह रहे हैं। देखें गौर करें कैपेसिटी प्लानिंग से बेटे क्या मुराद है। सबसे पहले तो इसको समझें कैपेसिटी प्लानिंग क्या है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, करंटली मेरा बच्चा वो 1000 यूनिट साल के 1000 यूनिट्स बनाती है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक साल में 1000 यूनिट्स बनाती है। अब बेटा मैं ये देख रहा हूं कि जब से ये पैंडेमिक आया है और ऑनलाइन बिजनेस जो है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि मेरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट या मेरी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड बढ़ गई है। कस्टमर मांग रहे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं मेरी प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे मैं डेटॉल बनाता था, हैंड सैनिटाइजर बनाता था, तो पहले तो हमारी तो आदत ही नहीं है, इतने ज्यादा हम सफाई पसंद ही नहीं है। लेकिन जैसे ही पैंडेमिक फैला तो एकदम लोगों ने डर के दिन में 10-10 दफा हाथ धोने शुरू कर दिए और सैनिटाइजर लगाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सेल एकदम बढ़ गई। तो अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। अब एक चीज के ऊपर बेटा गौर कीजिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं होती। अगर मैं कैपेसिटी बढ़ाऊंगा तो लाजमी बात है बेटा परचेज वालों की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, वो ज्यादा मटेरियल परचेज करेंगे। प्रोडक्शन वालों की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। सेल्स वालों की कैपेसिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा सेल्स करेंगे। HR वालों की बेटा कैपेसिटी बढ़ेगी बिकॉज अब उन्हें ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी ताकि वो लेबर जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो हमें बना के देगी। तो बेटा ये जो लफ्ज है ना जिसे हम कह रहे हैं कैपेसिटी प्लानिंग, इस कैपेसिटी प्लानिंग का चूंकि ताल्लुक होल ऑर्गेनाइजेशन से है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये काम हम करेंगे स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो क्या वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज जो हैं वो अवेलेबल होंगे या अवेलेबल नहीं होंगे। अगर अवेलेबल होंगे तो किस कॉस्ट पे होंगे, अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर हमारे पास अल्टरनेटिव वेज क्या हैं, हम चाइना से बनवा लें, इंडिया से बनवा लें, किसी और मुल्क से बनवा लें एंड सो ऑन। लेकिन बेटा इसके अंदर चूंकि होल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है ये काम होगा किस लेवल के ऊपर, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर ये डिसीजन मेकिंग की जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 जो है बेटे उसमें हमें पता चला कि डेली की वजह से, वर्ड डेली ने हमें इंडिकेट किया कि ये जो है ये ऑपरेशनल लेवल है, TPS लेवल है। नंबर 2 के अंदर बेटे हमने देखा कि चूंकि डिसीजन एक करना है, शॉर्ट टर्म डिसीजन करना है, शॉर्ट टर्म इन अ सेंस के उतना लॉन्ग टर्म नहीं है जितना स्ट्रेटेजिक होता है, तो एक प्लानिंग से रिलेटेड डिसीजन है। ऑपरेशनल वालों ने हमें बताया कि सर जी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतनी स्पीड से नहीं बिक रही, क्या करना है उनका। तो फिर हमने उनको एक डिसीजन करके दिया कि भाई आप ऐसा करें, आप इसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर कर दें ताकि ये जल्दी जल्दी जो है बिकना शुरू कर दें। तो ये बेटे जो एक प्लानिंग वाली बात है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि ये टैक्टिकल लेवल है। और इसी तरह बेटे कैपेसिटी प्लानिंग जो है ये हमें इंडिकेट कर रही है। कैपेसिटी प्लानिंग बेटा आप देखें शॉर्ट टर्म तो नहीं होगी या मीडियम टर्म तो नहीं होगी, कैपेसिटी प्लानिंग तो लॉन्ग टर्म होगी। और अल्टीमेटली कैपेसिटी प्लानिंग में कोई एक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि होल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन अपॉन द होल ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसी तरह से बेटे बी पार्ट में देखिएगा, बी पार्ट में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बेटे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। ATM मशीन इज लिंक्ड टू द बैंक सेंट्रल कंप्यूटर एंड अपडेट्स। ये देखें यहां से आपको पिक होगी बात,
अपडेट्स द यूजर अकाउंट, और ये बेटे लफ्ज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली। जैसे ही बेटे कोई यूजर ट्रांजैक्शन करता है, ये रिकॉर्ड को फौरी तौर पर अपडेट कर देती है। तो ये मेरा बच्चा किस तरह की एग्जांपल है जी? ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ये ऑपरेट कर रहा है रियल टाइम के ऊपर। ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ये ऑपरेट कर रहा है रियल टाइम पे। इसके बरक्स अगर आप दूसरी मिसाल देखें, अ टेलीकॉम कंपनी processes all call data records at the end of each month। अब ये देखें बेटा, पूरा महीना वो कॉलों का रिकॉर्ड इकट्ठा करते रहते हैं। किस तारीख को कॉल हुई, ड्यूरेशन क्या थी कॉल की, कहां से की, कहां की गई, डेस्टिनेशन क्या था, उसका बेस क्या था, ये सारा डेटा हम इकट्ठा करते रहते हैं। और फिर हमने जैसे बेटे हमने चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, बिल बना के भिजवाना है डिफरेंट लोगों को, जैसे हमारे पीटीसीएल का बिल आता है। तो बेटे वो क्या करते हैं कि ये पूरा महीना लोग कॉलें करते रहते हैं, ये उन कॉल्स को रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन प्रोसेस उसको बाय द एंड ऑफ द मंथ करते हैं। तो बेटे नेचुरली ये जो सेकंड वाला है ये एग्जाम्पल है किस चीज की? ये एग्जाम्पल है आपके टीपीएस की, लेकिन ऐसा टीपीएस जो बैच प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है। रिक्वायर्ड अगर मैं पढ़ूं इसका बी पार्ट का, अगर मैं रिक्वायर्ड पढ़ूं, फॉर ईच एग्जाम्पल आइडेंटिफाई and explain the type of transaction processing system in use। तो बेटे पहले में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट में जो टीपीएस यूज हो रहा है बेटे वो रियल टाइम टीपीएस है, और बेटे जो सेकंड पार्ट में यूज हो रहा है वो बैच टीपीएस है। पता कैसे चला? ऊपर लफ्ज इमीडिएटली ने हमें बताया, और सेकंड वाले में बेटे हमें एंड ऑफ ईच मंथ से पता चला। प्रोवाइड टू एडवांटेजेस, दो फायदे लिखने हैं और दो नुकसानात लिखने हैं, ईच टाइप ऑफ सिस्टम आइडेंटिफाइड। यानी दो फायदे दो नुकसान लिखने हैं रियल टाइम के, और दो फायदे दो नुकसान जो हैं वो लिखने हैं बैच प्रोसेसिंग के। तो ये बेटे एक सिंपल सा आप कहिए कि 4 और 2 6 मार्क्स जो हैं वो बी पार्ट के थे, और बेटे 9 मार्क्स जो हैं, सो 15 मार्क्स का एक जबरदस्त कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था। लेकिन बेटा गौर कीजिएगा, जितने मार्क्स हैं उतनी ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं थी, सवाल के अंदर ही इंफॉर्मेशन छुपी थी। जैसे बेटे लफ्ज डेली आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये टीपीएस है, कैपेसिटी बिल्डिंग होल ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट कर रही है कि ये स्ट्रेटेजिक लेवल है, जो इमीडिएटली है वो इंडिकेट कर रहा है कि रियल टाइम है, और बेटे जो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है इंडिकेट कर रहा है कि बैच प्रोसेसिंग है। ओके होगी बात? इस क्वेश्चन में बेटा किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन? ऑटम 2020 के क्वेश्चन नंबर 3 किसी पार्ट पे मेरा बच्चा कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज फरमाइए, कोई चीज जो समझ ना आ रही हो। जी हसन। सर वो सर जो पहली रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टाइप में, सर हमने इसमें क्या लिखना है कि ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम अकाउंट्स फाइनेंस वाला है, या सर ये बताना होता है कि? बेटा देखें सवाल पे ना थोड़ा सा गौर करें, वो पूछ रहा है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, टाइप। अब मेरे बच्चे जरा देखें अपने स्टडी टेक्स्ट में या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, चेक करें टाइप्स क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ये देखें जरा, मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूं, तो बेटे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हमने पढ़ी हुई है, ये देखिएगा जी। सर ये क्वेश्चन मैं बी पार्ट कर रहा हूँ, बी पार्ट की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, हाँ उसमें क्या हुआ बेटा? उसमें सर वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये टीपीएस है, आपने ये बताना है कौन से वाला टीपीएस है। कौन से वाला टीपीएस है? अब देखें बेटा, प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, वो हमसे ये कह रहा है कि जी मुझे आइडेंटिफाई करके दो कि ये ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कैसे कर रहा है, रियल टाइम में प्रोसेस कर रहा है या बैच में प्रोसेस कर रहा है।
अच्छा अच्छा, टाइप्स ऑफ हाँ प्रोसेसिंग। हाँ 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 जी मेरा बच्चा, वो देखें दोनों सवालों में क्या नाम है आपका, हसन, दोनों सवालों में, सॉरी आपने बेटे कल मुझे करेक्ट किया था, हसान नाम है आपका शायद। यस सर। हाँ सॉरी। तो मेरे बच्चे ये देखें ऊपर वाले सवाल में वो कह रहा है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। पेपर में ना जब पढ़ना है सवाल को तो बेटा पहले 15 मिनट में बहुत एहतियात से पढ़ना है। ऊपर वो पूछ रहा है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ए पार्ट में, लेकिन बी में अगर आप देखें उसकी रिक्वायरमेंट देखें बी पार्ट की, तो वो कह रहा है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सर मैं भी यही कह रहा हूँ कि इसमें इसके नाम तो नहीं लिखने, फाइनेंस वाला सिस्टम है या नहीं एचआर नहीं वाला है? नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आपने इसको बैच और ऑनलाइन की, बैच हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है। थोड़ा सा आप सवाल को पढ़ेंगे ना बेटा तो उससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आपसे क्या रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है। वहां फाइनेंस और अकाउंटिंग वगैरह की तो वो चीज नहीं पूछ रहा। और ये नीचे जो सेकंड पार्ट है उसमें भी बेटे देखें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस उसने किसके बताए हुए हैं आपको, अगर आप गौर करें तो फाइनेंस वगैरह के सर तो वो तो हाँ एग्जैक्टली समझ बेटा। तो यही छोटे छोटे हिंट्स जो हैं यहीं से पिक करके हमने डिसाइड करना होता है कि इसका कौन सा आंसर दिखना है। ठीक हो गया सर। वेलकम। हाँ जी, थैंक यू। किसी और, वेलकम सर वेलकम, किसी और का बेटे क्वेश्चन हो यहां तक मेरे बच्चे, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? चलें इसी तरह से इसी चीज को बेटे कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ। A management information system is a computerized database, ठीक है, डेटाबेस। अच्छा इस लफ्ज को जरा, लफ्ज डेटाबेस को बेटे समझ लीजिएगा, ये डेटाबेस आप किसे कहते हैं। इसलिए समझाऊंगा कि इसकी ना बेटे हमें फर्दर भी जरूरत पड़नी है, फर्दर भी ये लफ्ज डिस्कशन में आएगा डेटाबेस। तो इसलिए रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट से कि बेटा एहतियात से इस कॉन्सेप्ट को अभी ही समझ लीजिए, डेटाबेस क्या होती है। देखें दोस्तों, जब भी हम कोई चीज अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक स्टूडेंट आया है और हमने उसका रोल नंबर, उसका नाम, वालिद बुजुर्गवार मोहतरम का नाम, उसकी बेटे डेट ऑफ बर्थ, ठीक, उसका कांटेक्ट, ये सारी चीजें हमने अपने पास रिकॉर्ड करनी है। इसमें बेटे जो एक ये चीज है ना, कोई भी एक चीज जैसे नाम है या रोल नंबर है, इसे मेरे बच्चे हम लोग कहते हैं फील्ड। तमाम स्टूडेंट से बेटे रिक्वेस्ट है, तवज्जो रखिएगा जरा और कंसंट्रेशन से समझिएगा कि क्या चीज बताने जा रहा हूं। इसे हम कहते हैं फील्ड। रोल नंबर एक फील्ड है, नाम एक फील्ड है, फादर नेम एक फील्ड है, डीओबी एक फील्ड है, कॉन्टेक्ट नंबर एक फील्ड है। और जब हम बेटा इन तमाम फील्ड्स को एक जगह इकट्ठा कर लें तो इससे बेटे हम कहते हैं इट्स अ रिकॉर्ड। जैसे रोल नंबर 1, वालिद का नाम है, स्टूडेंट का नाम है आशिर, वालिद साहब का नाम है मोहम्मद रमजान, डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टेक्ट है एंड सो ऑन। तो ये बेटे आशिर रमजान का एक रिकॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से बेटे और भी रिकॉर्ड्स होंगे बाकी स्टूडेंट्स के भी एंड सो ऑन। जहां रिकॉर्ड्स इकट्ठे हो जाएं, देखें समझाया क्या है, फील्ड है और फील्ड्स को जब हम इकट्ठा कर दें तो रिकॉर्ड बन जाते हैं। और बेटे जब हम रिकॉर्ड्स को कंबाइन कर दें तो ये मेरे बच्चे बन जाता है, इसे कहते हैं टेबल। फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल बेटे इस टेबल का मैं नाम रखता हूं, इस टेबल का नाम है एडमिशन। अच्छा इसके साथ बेटा मैं एक और टेबल बना लेता हूं, उस टेबल का नाम है फी। इसके साथ बेटे मैं एक और टेबल बना लेता हूं, इसका नाम है जी एग्जामिनेशन।
एक और टेबल बेटे बना लेता हूं जिसका नाम है फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी। देखिए मैंने डिफरेंट टेबल्स बना लिए और इन टेबल्स को दोस्तों जब मैं इकट्ठा कर दूंगा ना, इन टेबल्स को जब मैं इकट्ठा कर दूंगा तो ये बेटे मेरे पास कहलाएगी दैट्स व्हाट वी कॉल द डेटा बेस। डेटाबेस। तो बुनियादी तौर पर अगर अब मैं आपको कहूं यार जल्दी से मुझे डेटाबेस की एक डेफिनेशन बना दें तो आप क्या कहेंगे जी? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स कंटेनिंग वेरियस रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। डेटाबेस is a combination of tables containing various records and fields। एक स्टेप थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊंगा। एक स्टेप, इस डेटाबेस में दोस्तों जरा तवज्जो दीजिएगा प्लीज, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, इतना भी टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है। इस डेटाबेस में मेरे बच्चे हमने क्या करना है? हमने डेटा को रिकॉर्ड करना है। एक नया स्टूडेंट मेरे पास आता है, मैं उसका डेटा एडमिशन में फीड करता हूं। एक स्टूडेंट आता है, कहता है सर जी ये फीस ले ले। मैं कहता हूं भाई 100 बिस्मिल्लाह छेती आ। मैं फीस लेके फी वाले रिकॉर्ड में लिख देता हूं, टेबल में लिख देता हूं। एक स्टूडेंट आता है जी मैंने ये बुक इशू करवानी है, मैं लाइब्रेरी वाले रिकॉर्ड में लिख देता हूं। एक स्टूडेंट आता है, कहता है जी इस साल मैं इन 2 पेपर्स में अपीयर होऊंगा, मैं उसका रिकॉर्ड जो है। सो डेटाबेस में एक काम जो मैंने करना है वो क्या करना है कि मैंने डेटा को रिकॉर्ड करना है। अच्छा बेटा, जो डेटा मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है इस डेटा को मैं देख भी तो सकता हूं, जिसे हम कहते हैं रिट्रीव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहता हूं कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस रहती है अभी, तो मैं देख सकता हूं। ठीक है, मैं अगर देखना चाहूं तो मैं चेक करना चाहूं कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस अभी रहती है। मैं देखना चाहता हूं भाई कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जिम्मे किताबें अभी हैं, 10 दिन से ज्यादा हो गए, नालायकों ने किताबें वापस ही नहीं की। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं भाई इस अटेम्प्ट में कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो कैफ 04 में अपीयर हो रहा है, तो मैं उस डेटा को रिट्रीव भी कर सकता हूं। तीसरी चीज बेटे देखिएगा, जरूरत पड़ने पे मैं इस डेटाबेस में से डेटा को सर्च भी कर सकता हूं, इस डेटा को तरतीब लगा सकता हूं, दैट इज सॉर्ट। इसमें लिखे हुए किसी भी डेटा को जरूरत पड़ने पे डिलीट कर सकता हूं, डेटा में बेटा थोड़ी सी तब्दीली कर सकता हूं। ठीक हो गया, एडिट। मैं कॉलेज आया एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज वालों ने मेरा नाम जो है वो शाहरुख खान लिख दिया, ठीक है, या टॉम क्रूज लिख दिया। मे भी मेरे हाथ में रसीद आई, मैंने देखा, मैं कहा यार मेरा नाम तो आशिर रमजान है, आपने टॉम क्रूज क्यों लिख दिया? बोला भाई आप देखने में ही इतने स्मार्ट लग रहे थे, हमारा ख्याल था आपका नाम टॉम क्रूज है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं जरा ज्यादा स्मार्ट हूँ उससे, तो आप मेहरबानी करके इसकी करेक्शन कीजिए। तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर एडिटिंग माय डेटा। टॉम क्रूज की जगह वो मोहम्मद टॉम क्रूज लिख देंगे एंड सो ऑन। ठीक हो गया। और इसी तरह से बेटे मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं चाहता हूं कि जो डेटा इस डेटाबेस में पड़ा है उस डेटा की बाकायदा सिक्योरिटी हो। इन सारी चीजों को दोस्तों हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ डेटा। याद रखिएगा, नेक्स्ट हमने डीएसएस पढ़ना है, वहां पे ये कहानी आएगी। इसे हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ डेटा। ठीक है, फंक्शंस ऑफ डेटा। और लाजमी बात है, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं बेटे, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें सिस्टम चाहिए। जैसे अगर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है वी नीड अ सिस्टम लाइक टीपीएस, अगर डिसीजन करनी है वी नीड अ सिस्टम लाइक डीएसएस। तो बेटा डेटा के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी हमें एक सिस्टम चाहिए, और दोस्तों वो सिस्टम कहलाता है डीबीएमएस, जो कि एब्रीविएशन है बेटे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा डीबीएमएस क्या है, तो आप कहेंगे सर जी डीबीएमएस जो है वो एक सिस्टम है जो परफॉर्म करता है फंक्शंस ऑफ डेटा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटे डेटा फंक्शंस क्या हैं, आप कहेंगे सर रिकॉर्ड, रिट्रीव, सर्च, सॉर्ट वगैरह। और फिर तीसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये फंक्शंस किस पे परफॉर्म करता है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये फंक्शंस जो है ये डेटाबेस पे परफॉर्म करता है। अगर बेटा मैं इसको थोड़ा सा ना तरतीब से आपके सामने लिखूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये समझ लीजिएगा। ऑन द टॉप we can have a field and collection of field we know as record, and compilation of records we know as table, and combination of table we call it a database। और इस डेटाबेस को बेटे चलाने के लिए, इस डेटाबेस पे डिफरेंट डेटा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है बेटे उसे हम डीबीएमएस कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने एएफसी में एक बड़ा अच्छा डीबीएमएस पढ़ा है। एएफसी में आपने एक बड़ा शानदार डीबीएमएस पढ़ा है। ग्रुप में जरा शेयर करेंगे क्या, उस डीबीएमएस का नाम क्या है, जरा बताएंगे मुझे। ग्रुप में जरा लिखने की जहमत गवारा करेंगे। एसक्यूएल, अल्लाह तो खुश रखे। हसान गुल, कहाँ एसक्यूएल पढ़ लिया आपने? हाँ जी, बच्चे ने एक ने लिखा है नाम नहीं उसका आया। क्यूरी बेस्ड लैंग्वेज हसान नहीं है आपके बेटे एएफसी में। एएफसी वालों ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है। अब्दुर्रहमान अदनान है, ऊपर एक बच्चा और है, नाम नहीं उसका लिखा हुआ। हाँ जी बेटा, एक्सेल। Excel is one of the top line और one of very refined database है, DBMS है एक्चुअली, जो आपने पढ़ी है। अगर आपको मेरे बच्चे याद हो, उसमें जो कॉलम होता है, कॉलम वो एक फील्ड होती है, जो बेटे रॉ होती है वो एक रिकॉर्ड होता है, जो मेरे बच्चे शीट होती है वो एक टेबल होता है, जो पूरी वर्कबुक होती है वो एक डेटाबेस होती है, और उस वर्कबुक के ऊपर उस वर्कबुक को सेव करना, ओपन करना, उस वर्कबुक में डेटा सर्च करना, डेटा सॉर्ट करना, उस वर्कबुक में डिफरेंट फार्मूलाज लगाना, ये सारे काम करने के लिए आपके पास एक डीबीएमएस मौजूद है, जिसे बेटे हम एक्सेल कहते हैं। ये जो एक्सेल है ना, इस जैसे सॉफ्टवेयर्स का बेटे एक नाम और है, इनको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं। एक्सेल और जो इसके चाचे मामे कजन वगैरह है ना, इनको बेटे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स ज़हन में रखिएगा जरा, नेक्स्ट डिस्कशन में यूज होगा। तो पहली बात बेटा उसने हमारे ऊपर क्या फेंक दी, और थोड़ी सी इसने बोंगी मार दी है मेरे हिसाब से। A management information system is a computerized database of financial information। ये मेरे बच्चे जरूरी नहीं है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये फाइनेंशियल के अलावा भी बेटे हो सकती है, ये एचआर की भी हो सकती है, ये सेल्स की भी हो सकती है, सिर्फ फाइनेंशियल का होना जरूरी नहीं है। लेकिन बेटा चूंकि अब उसने बुक में लिख दिया है तो मजबूरन हमें याद भी यही करना पड़ेगा और पेपर में लिखना भी यही पड़ेगा। लेकिन अपना कॉन्सेप्ट जरा ठीक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट अपना दुरुस्त कर लीजिएगा कि ये जो है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ नहीं होती, इसके अलावा भी हो सकती है। ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोग्राम्ड इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूसेस, ये बच्चे जो कल परसों पढ़ा के आया था रिपोर्टिंग, ये क्या करता है, रेगुलर रिपोर्ट्स बनाता है ऑन ऑपरेशंस फॉर एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द कंपनी। ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी सी बाज मरतबा बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। बच्चे कहते हैं कि जी ये हर लेवल पे किस तरह, आप लोगों ने बेटे फर्क समझना है। ये रिपोर्ट्स बन किस लेवल पे रही हैं, सेकंड लेवल पे, एमआईएस वाले लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, यूज पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं। ठीक है, जरा दोनों में फर्क रखिएगा। रिपोर्टें बनेंगी हमेशा एमआईएस पे, लेकिन बेटा वो यूज, जैसे अभी पिछले सवाल में हमने पढ़ा डेली सेल्स रिपोर्ट, डेली सेल्स, ये बनेगी कहां पर, बनेगी भाई ये एमआईएस पे, लेकिन बेटे ये यूज कहां पे होगी, यूज होगी ये ऑपरेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, तो दोनों में ना फर्क समझिएगा। एमआईएस रेगुलर रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करेगा,
MIS टेक्टिकल लेवल पे, लेकिन वो रिपोर्ट बेटा यूज पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पे की जा सकती है। A management information system is characterized as follows। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटे मैंने पहले भी आपको समझाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स में एडवांटेजेस भी आते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। MIS सर्व्स द टेक्टिकल मैनेजमेंट। ठीक है, यहां फिर बेटा क्लियर कर दूं बात को, ये जो इसने लिखा है ना सर्व, सर्व से मुराद क्या है, टेक्टिकल लेवल पे ये रिपोर्टिंग करता है। हर इसके पास टीपीएस से डेटा आता रहेगा और ये उस डेटा को रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करता रहेगा। आगे बेटा वो रिपोर्ट्स कहीं भी यूज हो सकती हैं, ऑपरेशनल पे भी यूज हो सकती हैं, टेक्टिकल पे भी यूज हो सकती हैं, स्ट्रेटेजिक पे भी यूज हो सकती हैं, इवन बेटा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी यूज हो सकती हैं। जैसे आपकी बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स होती हैं, ये रिपोर्ट्स टेक्टिकल लेवल जनरेट करता है। बेटा वो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं, वो जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो ऑपरेशनल भी यूज कर सकता है, टेक्टिकल भी यूज कर सकता है, स्ट्रेटेजिक भी यूज कर सकता है। आप मेरे बच्चे बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक से लोन लेने जाते हैं, आप इनकम टैक्स वालों को टैक्स देने जाते हैं, तो वहां भी बेटे आप ये रिपोर्ट्स यूज कर सकते हैं। तो दोनों में ना फर्क जरा एहतियात से समझ लेना है। बनेगी हमेशा टेक्टिकल लेवल पे, यूज बेटा कहीं भी हो सकती है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स एंड ऑनलाइन एक्सेस टू करंट परफॉर्मेंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जो करंटली हो रहा है और जो हिस्टोरिकल है, इस बात का अब ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो MIS है ये बेटा पास्ट को डील करेगा कि पिछले सालों में क्या होता रहा, प्रेजेंट को डील करेगा, लेकिन बेटा फ्यूचर में क्या होना है वो ये नहीं बता सकता। उसके लिए हमारे पास DSS मौजूद है। ठीक है, सो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो MIS है ना वो डील करेगा करंट और हिस्टोरिक में। आप लोगों ने फिर वही थोड़ी सी ना यहाँ प्रॉब्लम अब ये आती है, फिजिकल में जरा ज्यादा आसानी से हम एक दूसरे को समझ लेते हैं। अगर आप लोग बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो या आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ी हो तो देखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉर्मली दो कॉलम होते हैं, एक करंट ईयर का कॉलम होता है और उसके साथ एक कंपैरेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो MIS है वो डील करेगी करंट परफॉर्मेंस में और मेरे बच्चे उसके साथ वो डील करेगी हिस्टोरिकल में कि आज से पीछे क्या हुआ है। फ्यूचर में डील नहीं करेगी, फ्यूचर में क्या होगा ये बेटे बातें आपको DSS बताएगा स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। MIS are oriented almost exclusively to internal, not environment और एक्सटर्नल इवेंट्स। एक चीज का बेटे ख्याल रखिएगा, ये जो रिपोर्ट्स बनेंगी, ये रिपोर्ट्स जो हैं ये नॉर्मली बनती हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट को लेके। जैसे बेटे अभी मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटे जितने भी इनकम, जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी एसेट, जितनी भी लाइबिलिटीज, जो जो इवेंट हैं वो सारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। आपने कभी पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हो कि जी वो कंपनी गवर्नमेंट की फलानी पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई है, या एनवायरनमेंट में फलानी चेंज आ गई है, या हमारा फलाना कंपेटिटर ये कर रहा है? नहीं, हम इस तरह की बातें नहीं लिखते। MIS में मोस्टली जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनल इवेंट्स के मुतालिक होगी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एनवायरनमेंट में जो हो रहा है या जो मामला चल रहे हैं उसके बारे में ये रिपोर्टिंग नहीं करेगा। इसी तरह से बेटे देखिएगा, सर्व द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एट द टेक्टिकल लेवल। ये बेटे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, पहले भी मैंने आपको पढ़ाए थे, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, और ये ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं। ये काम कहां पर करता है, टेक्टिकल लेवल पे। डिपेंड ऑन अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर देयर डेटा। ये देखें बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, MIS ने डेटा को प्रोसेस करना है, MIS ने डेटा को कन्वर्ट करना है रिपोर्ट्स में, लेकिन इसको ये डेटा मिलता कहां से है, वो बेटे नीचे जो इसके TPS काम कर रहा है वहां से इसको ये डेटा मिलेगा। अगर आप बच्चों को याद हो तो ये बेटे देखिए, ये कल हमने इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन किया था। ये देखें, ये आपके सामने डायग्राम, उम्मीद है स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये चेक कीजिए। जो MIS है, MIS
वो अपना डेटा कहां से ले रहा है? वो टीपीएस से ले रहा है। डेटा कलेक्शन का काम कौन करेगा? वो टीपीएस करेगा। ठीक हो गया? एग्जैक्ट वही बात उसने यहां पर बताई है। पॉसिबल टू ऑब्टेन स्पेशल रिपोर्ट्स फ्रॉम द सिस्टम इजीली। बेटा कुछ तो रिपोर्ट्स हैं जो ये रेगुलर बनाता है, ठीक है, शुरू वाला पॉइंट देखिएगा, रेगुलर रूटीन में बनाता है। और इसमें बेटे गुंजाइश होती है कि हम स्पेशल रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट्स बेटे ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो रूटीन में नहीं बनती, ठीक है, ये ऑन डिमांड होती हैं और हम स्पेशली देखना चाहते हैं कि अच्छा यार अगर ऐसे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारा ना जो कॉलेज का सिस्टम है, मैं एक मिसाल देता हूं, वो हमें बच्चों की ना अटेंडेंस रिपोर्ट दिखाता है नॉर्मली, भाई फलाना फलाना बच्चा इतने इतने दिन प्रेजेंट है, इतने इतने दिन एब्सेंट है। अच्छा मुझे ना दो बच्चों के ऊपर ना जरा कुछ थोड़ा सा डाउट बन रहा है कि ये दोनों इकट्ठे क्लास से गायब होते हैं, ठीक है, इकट्ठे गायब होते हैं, दोनों ने, नालायक ने कोई एक अलायंस बनाया हुआ है, तो ये इकट्ठे जो है गायब हो जाते हैं। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि यार जिस दिन रोल नंबर फला एब्सेंट होता है उस दिन ये वाला रोल नंबर भी एब्सेंट होता है, जरा चेक करके बताओ मुझे पिछले 3-4 महीनों में। तो ये जो बेटे मैंने रिपोर्ट डिमांड की है, जो ये रिपोर्ट डिमांड की है, ये रिपोर्ट बेटा रूटीन में नहीं बन रही, इट्स अ स्पेशल रिपोर्ट जो स्पेशल पर्पसेस के लिए मैं रिक्वायर कर रहा हूं। और फाइनली बेटे गिव मैनेजर्स फीडबैक अबाउट देयर ओन परफॉर्मेंस, ठीक है, मैनेजर्स को ये बताती हैं रिपोर्ट्स कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ताकि बेटा वो सेल्फ एनालिसिस कर सके अपनी परफॉर्मेंस का। और उसके बाद फिर देखिएगा MIS टिपिकल शोज एक्चुअल डेटा अगेंस्ट प्लान्ड रिजल्ट्स मेजरिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स। ये भी चीज एक समझ लें, बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। ये बेटे इस तरह से है, अगर आप लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो ये इस तरह से होता है। ऑर्गेनाइजेशन में मेरे बच्चे सबसे पहले हम बनाते हैं बजट। बजट बेसिकली हमारी प्लान्ड अप्रोच होती है। हम प्लान क्या किया है, भाई हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा, हम इतने यूनिट बेचेंगे, इतने का बेचेंगे। फिर इस प्लान को बेटे हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ, और फिर तीसरी हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं जिसे मेरे बच्चे हम वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। अब वेरिएंस में क्या होता है? वेरिएंस में बेटे अगर आप देखें कुछ चीजें ऐसी हैं, वेरिएंस दो तरह के निकलेंगे। कुछ वेरिएंस ऐसे होंगे जिन्हें हम कहेंगे जी दीज आर फेवरेबल वेरिएंसेस, और कुछ वेरिएंस ऐसे होंगे बेटे जिन्हें हम कहेंगे दीज आर एडवर्स वेरिएंसेस। फॉर एग्जाम्पल बेटे मैंने 1000 रुपयों की सेल बजट की थी, सॉरी 10,000 की, और मेरे जो सेल्स पर्सन है बड़े अच्छे थे बेटा, वो 25,000 की सेल कराए, तो मैं कहूंगा जी मेरा इस मर्तबा 15,000 का सेल्स का फेवरेबल वेरिएंस निकला है। लेकिन बेटे वो सेल वाले जो है, मैंने 10,000 बजट किया था, वो दुनिया के नालायक तरीन आदमी थे और वो 8,000 की सेल करके आए, तो मैं कहूंगा कि 2,000 का एडवर्स वेरिएंस आया है। और ये वेरिएंस बेसिकली बेटे मेरी हेल्प करता है इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। अगर किसी का फेवरेबल आएगा तो नेचुरल सी बात है बेटा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, अगर किसी का बेटे एडवर्स आएगा तो नेचुरली बात है मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा, काम सिखाऊंगा, या बहुत बुरे हालात हो जाए तो बेटे ऑर्गेनाइजेशन से भी निकाला जा सकता है। तो ये बेसिकली हम बजट और एक्चुअल और वेरिएंस का एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों की परफॉर्मेंस देख सकें। रिवॉर्ड्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि बेटा उनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो। और ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ताकि जो काम वो सही तरह नहीं कर पा रहे उस काम को वो सही तरह से अंजाम दे सकें। ये हमारी आज की बेटे डिस्कशन थी, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं। एक तो बेटे हमने टीपीएस पढ़ा, टीपीएस के डिफरेंट मॉड्यूल्स और उसके फंक्शंस पढ़े, और उसके बाद मेरा बच्चा थोड़ी सी मैंने डिस्कशन जो है वो MIS के ऊपर की है।
और MIS क्या करता है, किस लेवल पे काम करता है, इसके काम करने का तरीका क्या होता है, बजट क्या होते हैं, एक्चुअल क्या होते हैं, वेरिएंस क्या होते हैं, वेरिएंस क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, हिस्टोरिक डेटा क्या होता है, करंट डेटा क्या होता है, इसके मुतालिक बेटे, और डेटाबेसेस के मुतालिक थोड़ी सी मैंने बातचीत आपके साथ की है। रिक्वेस्ट आपसे ये है मेरा बच्चा, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा इसको, और कल हमारी वीक की लास्ट क्लास होगी फ्राइडे को 12 से 1 बजे तक गालिबन, और उसमें इंशाल्लाह अजीज फिर जो आपके सवाल जवाब होंगे पहले उन्हें आंसर कर लेंगे, और फिर हमारे पास कुछ फर्दर MIS हैं जिसमें बेटे मैंने पढ़ाया था आपको कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का MIS है, ऑर्डर प्रोसेसिंग का MIS है, इन्वेंट्री का MIS है, HR का MIS है, उसकी इंशाल्लाह थोड़ी सी कल बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक होगी सर बात? तो इसको अच्छे से जरा रिवाइज कीजिएगा। जो कोई क्वेश्चन इमीडिएटली पूछने वाला हो बेटे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अवेलेबल होऊंगा ग्रुप में, और बाकी अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।